साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, कैग। तो आइए बिना देरी के क्लास को प्रारंभ करते हैं। कैग के बारे में या भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक प्रकार की संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक प्रकार की संस्था है। अब संवैधानिक संस्था क्या होती है, हालांकि इसकी बात हम पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका वर्णन संविधान के किसी न किसी किसमें क्या दिया हो, किसी न किसी आर्टिकल में या अनुच्छेद में इनका क्या दिया होता है, वर्णन दिया होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कैग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि इसका वर्णन भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151। यानी आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 में कैग के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है। इसीलिए किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। आइए देखते हैं क्या क्या कहा गया है कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेके 151 में। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 148 की, 148 की। तो आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कौन इसकी नियुक्ति करेगा, कैसे करेगा, इस बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 148 में इसकी शपथ, इसको अपने पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, क्या इसका कार्यकाल होगा, इसके वेतन भत्ते क्या होंगे, सेवा शर्तें कैसी होंगी, इसकी प्रशासनिक शक्ति क्या होगी, इसकी लेखा सेवा की जो संदर्भ है उसमें शक्तियां क्या क्या होंगी, और जब ये अपने पद पर कार्य नहीं करेगा तो उसके बाद में अर्थात रिटायरमेंट के बाद में ये कहां कहां कार्य कर सकता है, इन सभी के विषय में आर्टिकल 148 में बताया गया है। नंबर 2, आर्टिकल 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां क्या क्या होंगी। ध्यान देना, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में तो कहां बताया गया है, आर्टिकल 149 में। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि प्रशासनिक शक्ति की जो बात है उसकी बात तो कहां की गई है, आर्टिकल 148 में की गई है। किसमें की गई है? 148 में। लेकिन कैग के कर्तव्य और अन्य शक्तियों की जो बात है उसकी बात आर्टिकल 149 में की गई है। आर्टिकल 150 में यह बताया गया है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों की जो लेखाएं हैं, जो अकाउंट्स हैं, जिसमें ये अपने अकाउंट्स रखती हैं, अर्थात अपने खर्चे का और अपनी आय का जो हिसाब रखती हैं, उन अकाउंट्स का जो प्रारूप होगा वो किस प्रकार का होगा, ये आर्टिकल 150 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 151 में ये बताया गया है कि कैग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट जारी किया जाएगी वो संसद के समक्ष किस प्रकार से रखाई जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 में कैग के संदर्भ में दिए गए हैं। आइए एक एक करके सभी को बड़े विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैग की नियुक्ति के बारे में, इसकी शपथ के बारे में, इसको अपने पद से हटाने के बारे में और इसके कार्यकाल के बारे में। बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है आर्टिकल 148 में हमारे संविधान के अंतर्गत कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। नोटिफिकेशन जारी करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा लगाकर कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात करें शपथ की, तो शपथ जो लेता है कैग वो किसके समक्ष लेता है, या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेता है, कैग समक्ष शपथ लेता है। और कैसे लेता है शपथ? तीसरी अनुसूची में, आपको पता है तीसरी अनुसूची में शपथ के कुछ प्रारूप दिए गए हैं, उस प्रारूप में कैग क्या लेता है, शपथ लेता है। अब बात करें इसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में कहा गया है कि कैग को जो हटाया जाएगा वो किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, सबसे पहली चीज तो। और हटाने की जो प्रक्रिया होगी और जो आधार होंगी वो वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट वाली जो क्लास है उसको जाकर देख सकते हैं। तो हमारे संविधान में क्या बात लिखी गई है हटाने के संदर्भ में, कि सुप्रीम कोर्ट का जज जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया द्वारा कैग को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल
अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी आयु या तो 65 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष, उसका कार्यकाल क्या रहता है। और इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी ये जो निर्धारित कर दी गई है इसमें अलाभकारी प्रकार का परिवर्तन आगे नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कैग की सेवा शर्तें, इसके वेतन भत्ते और इसकी प्रशासनिक शक्ति के बारे में। इनका वर्णन भी आर्टिकल 148 में ही दिया गया है। सेवा शर्तों की यदि हम बात करें तो कैग की जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे करेगी? विधि बनाकर करेगी, कानून बनाकर करेगी, एक्ट बनाकर करेगी। इसके अतिरिक्त जो लेखा सेवा के व्यक्ति, जो अकाउंट सर्विसेज, इंडियन अकाउंट सर्विसेज जो होती है, उस अकाउंट सर्विसेज की जो सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन उसमें एक बात जुड़ी हुई है कैग के संदर्भ में। क्या जुड़ी हुई है? कि जब भी लेखा सेवा के नियम बनाए जाएंगे तो वो लेखा सेवा के नियम कैग के परामर्श से बनाए जाएंगे। यानी लेखा सेवा के जो नियम है वो निर्धारित तो किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन उनको निर्धारित करते समय राष्ट्रपति किसका परामर्श लेगा? कैग का परामर्श लेगा। तो इस प्रकार से लेखा सेवा की व्यक्तियों की जो सेवा शर्तें हैं उनके निर्धारण में भी कैग का क्या रहता है? रोल रहता है। अब बात करें कैग की प्रशासनिक शक्ति की, तो कैग की प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनके लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राष्ट्रपति। यानी कैग की प्रशासनिक शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति कैग से ही क्या लेगा? परामर्श लेगा। कैग से परामर्श करके ही कैग की प्रशासनिक शक्ति निर्धारित की जाएंगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं कैग के वेतन भत्तों के बारे में। तो कैग के जो वेतन भत्ते हैं, इनकी जो पेंशन है, कैग के जो कार्यालय है उसका प्रशासनिक खर्च या अन्य कर्मचारियों के पर जो खर्च होता है, जो वेतन उनको दिया जाता है, वो सभी का सभी किस पर भारित होता है? केंद्र सरकार की जो संचित निधि होती है, केंद्र की जो संचित निधि होता है उस पर क्या होता है? भारित होता है। और कैग के जो वेतन भत्ते हैं एक बार जो निर्धारित कर दिए जाते हैं, वो निर्धारित किए जाने के बाद इन कैग के वेतन भत्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सब बातें आर्टिकल 148 के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो हमने देखा आर्टिकल 148 के अंतर्गत कि कैग किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, इसकी पदावधि क्या होती है, इसको हटाया कैसे जाता है, सेवा शर्तें इसकी क्या होती हैं, इसकी प्रशासनिक शक्ति क्या होती है, इसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं कैग के कर्तव्य और कैग की शक्तियों के बारे में, जिसकी बात हमारे संविधान के आर्टिकल 149 149 में की गई है। और आर्टिकल 149 में वर्णन नहीं दिया गया है कि कैग की क्या क्या शक्ति और क्या क्या कार्य होंगे। ऐसी कैग की शक्ति और कार्य स्पष्ट रूप से आर्टिकल 149 में बिंदुवार लिखी नहीं गई है। जब क्यों? क्योंकि ये अधिकार किसको सौंप दिया गया? आर्टिकल 149 ये अधिकार किसको सौंप देता है? संसद को सौंप देता है। और ये कहता है कि कैग की शक्ति और कैग की जो कर्तव्य होंगे वो कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगा। कैसे निर्धारित करेगा? ये तरीका भी बताया गया है कि संसद इस संदर्भ में क्या बनाएगा? एक एक्ट बनाएगा, एक कानून बनाएगा और उसके द्वारा कैग की शक्तियां और कार्य निर्धारित किए जाएंगे। तो इस संदर्भ में कर्तव्य और शक्ति निर्धारित करने के लिए संसद ने एक एक्ट बनाया। वो एक्ट का नाम क्या था? कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। आपने देखा था आर्टिकल 148 के तहत सेवा शर्तें जो हैं, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी किसको दिया गया? संसद को दिया गया है। इसी प्रकार कैग के जो कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित करने का कार्य आर्टिकल 149 के तहत किसको दिया गया? संसद को दिया गया। तो संसद ने ये सब निर्धारित करने के लिए एक एक्ट बनाया। एक्ट का नाम था कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में ये एक्ट बनाया गया। और इस एक्ट के माध्यम से कैग को कुछ कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई। क्या क्या कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई? सबसे पहले कैग क्या करेगा? भारत की यानी संघ सरकार की और राज्य सरकारों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जहां विधानमंडल नहीं है, उनकी जो संचित निधि है, उनकी
संचित निधि, उनकी आकस्मिक निधि और उनके लोक लेखा। अब ये संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा क्या होती है? ये आप यूं मान के चलो सरकार की तिजोरियां होती हैं। संचित निधि में तो सरकार को टैक्स के रूप में जो भी पैसा मिलता है, अलग से एक क्लास में इनको हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसा होता है वो संचित निधि में जमा होता है, टैक्स के रूप में प्राप्त पैसा। इसके अलावा कुछ अलग से फंड निर्धारित किए जाते हैं, वो किस में जमा होते हैं? आकस्मिक निधि में जमा होते हैं। जबकि लोक लेखा में कुछ अलग से फंड जो निर्धारित होते हैं वो जमा किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के अधीन एक आकस्मिक निधि आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ पैसा इसमें रखा जाता है। तो ये जो निधियां होती हैं, इन निधियों से जब भी खर्च किया जाता है, यानी ये सरकार के पर्स हैं, इस पर्स से जब भी पैसा निकाला जाएगा, जब भी खर्चा किया जाएगा, तो उसकी ऑडिट करने का अधिकार किसको दिया गया है? कैग को दिया गया है। ठीक है, उसकी ऑडिट करने का अधिकार किसको दिया गया है? कैग को। चाहे वो राज्य की संचित निधि से पैसा निकले, चाहे केंद्र की संचित निधि से पैसा निकले, वो जो पैसा निकला है उससे जो खर्च हुआ है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसकी संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा, तीनों से यदि पैसा निकलता है तो उसका ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। इसी प्रकार चाहे संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें सरकार के जितने भी लाभ और हानियां हैं उनको दिखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। एक्सपेंडिचर और इनकम को दर्शाया जाता है। उस एक्सपेंडिचर और इनकम की ऑडिट भी किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त संघ सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, या राज्य या संघ के द्वारा पैसा दी गई कोई संस्था, जिसको संघ सरकार या राज्य सरकार ने पैसा दिया है, ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी सरकारी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेशन जो संघ सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आता है या सरकार इसे पैसा देती है, वो यदि किसी प्रकार की प्राप्ति करता है और किसी प्रकार का खर्च करता है, तो उसके ऑडिट करने का कार्य भी किसके द्वारा? कैग के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ और राज्य के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ऑडिट भी कौन कर सकता है? कैग कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति और राज्यपाल के कहने पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल ये कहे कि इन सब चीजों के अलावा आपको अन्य संस्था की ऑडिट करनी है, तो उस अन्य संस्था की ऑडिट भी कैग द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कैग का ही ये कार्य है कि जो भी टैक्सेस सरकार को प्राप्त होते हैं, जो भी टैक्सेस सरकार को प्राप्त हुए, अब उन टैक्स की वसूली में क्या आता है? खर्च आता है। जो नेट टैक्स क्या होता है? टोटल टैक्स जो सरकार को मिले वो, और उसमें से टैक्स वसूलने का खर्च, तो वो क्या आ जाता है? नेट टैक्स या टैक्सेस की या करों की शुद्ध आगम कहलाता है। और इस शुद्ध आगम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा ही किया जाता है। और ये निर्धारण फाइनल होता है, अंतिम होता है। इस संदर्भ में कैग एक सर्टिफिकेट सरकार को प्रदान करता है। इसी प्रकार राज्य के जो लेखे हैं, राज्य के जो अकाउंट, ध्यान देना यहां पर क्या नहीं लिखा हुआ? संघ शब्द नहीं लिखा हुआ, केवल और केवल राज्य, केवल राज्यों के जो लेखे हैं, उन लेखों को कंपाइल और मेंटेन करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा। यहां संघ नहीं है, संघ सरकार के जो लेखे हैं उनको कंपाइल और मेंटेन करने का कार्य पहले कैग करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब केवल किसका करता है? राज्य सरकार के जो लेखे हैं उनको कंपाइल और मेंटेन करने का कार्य कैग करता है। तो कुल मिला के कैग का जो प्रमुख कार्य है वो है ऑडिट करना। किसी भी प्रकार का खर्चा संघ और राज्य के द्वारा अपनी संचित निधि के द्वारा, संचित निधि में से, लोक लेखा में से या आकस्मिक निधि में से किया जाता है, तो उसकी ऑडिट करने का कार्य। कोई भी कंपनी जो सरकार से सहायता प्राप्त है या सरकार के अधीन कार्य करती है, उसकी ऑडिट करना। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसकी ऑडिट करना। इसके अलावा शुद्ध करों की आगम कितनी है उसको निर्धारित करना, नेट टैक्स कितना है उसको निर्धारित करना, और राज्य सरकार के लेखाओं का प्रारूप निर्धारित करते हुए क्या करना? उनको कंपाइल करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। तो ये थे कैग के कुछ कार्य और कर्तव्य। अब आगे बात की गई है कैग यदि अपने पद पर नहीं रहता है। मान लो कैग क्या है? अपने पद से सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के पश्चात ये क्या कोई कार्य कर सकता है? इस बारे में भी हमारे संविधान में बताया गया है, और ये कहा गया है यदि कैग अपने पद पर नहीं रहेगा, अपने पद से हट जाएगा, उसके पश्चात या सेवानिवृत्ति के पश्चात
ना तो भारत सरकार के अधीन और ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है। यानी कैग अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता, ना ही तो राज्य सरकार के अधीन और ना ही भारत सरकार के अधीन किसी पद पर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। एक बात और कही गई है कि कैग संघ और राज्य की जो लेखा, जो अकाउंट्स होंगे, देखिए जब भी अकाउंट्स रखे जाते हैं वो एक मेथड के अंतर्गत, एक प्रारूप के अंतर्गत रखे जाते हैं। हिसाब किताब जो रखा जाता है वो हिसाब किताब रखने का एक प्रारूप होता है। क्या होता है, प्रारूप होता है। और उस प्रारूप का जो निर्धारण किया जाता है वो कैग के परामर्श से ही किया जाता है। यानी निर्धारण जो किया जाएगा वो तो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन किस प्रारूप में अपने अकाउंट्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रखेंगी, ये कैग के परामर्श से ही निर्धारित करेगा। कौन, राष्ट्रपति। तो ये भी एक विशेष प्रकार की शक्ति क्या है, कैग को प्राप्त है। अब हम बात करते हैं कैग, अंतिम बिंदु, कैग की रिपोर्ट्स के बारे में। अब कैग ने क्या किया, ऑडिट किया। अब कैग ऑडिट करके क्या बनाता है, एक रिपोर्ट बनाता है। अब ये रिपोर्ट कैग किसको देगा, इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, जो संघ के संदर्भ में यानी केंद्र सरकार के अकाउंट के संबंध में कोई भी रिपोर्ट होगी, वो ऑडिट रिपोर्ट या किसी भी प्रकार की अन्य रिपोर्ट कैग किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति कैग की इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सामने क्या करेगा, रखवाएगा। इसी प्रकार राज्य के संबंध में यदि कैग की कोई रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट कैग उस राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल है उसके दोनों सदनों के समक्ष रखाता है। यानी विधानसभा है तो केवल विधानसभा में, और जहां विधान परिषद भी है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में इस रिपोर्ट को रखवाता है। तो ये थी कैग की रिपोर्ट। तो इस प्रकार से कैग की बारे में संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 में दिए गए हैं। 148 में बहुत सारी बातों को बताया गया, वो हमने देख ली। फिर उसके बाद 149 से 150 और 151 में भी कैग के संदर्भ में बातें की गई हैं। क्या क्या बातें की, सब हमने देखा। रिपोर्ट किस प्रकार से कैग अपने प्रदान करेगा, इसको भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे कैग के संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य कि कैग पीएसी एक संसदीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, जिसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो खर्च होता है सरकार द्वारा, जो भी खर्च किया जाता है, सरकार द्वारा खर्च जो है उस पर क्या करती है, उसकी क्या करती है, निगरानी करती है। कौन, पीएसी। और चूंकि पीएसी जो होती है वो अपना कार्य कैग की रिपोर्ट के आधार पर करती है। कैग क्या करता है, रिपोर्ट देता है किसको, पीएसी को, खर्चों के बारे में, ठीक है। और उसके आधार पर क्या करती है, पीएसी निर्धारित करती है कि ये खर्चा सही था या नहीं था। तो इस प्रकार कैग क्या होता है, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएसी का मित्र या गाइड या मार्गदर्शक या दार्शनिक भी कहलाता है। यानी कैग गाइडेंस प्रदान करने का कार्य करता है, किसको, पीएसी को। इसके अलावा यदि हम उत्तरदायित्व की बात करें तो कैग केवल और केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति नहीं, ध्यान रखना आपको, किसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और कैग जो अपनी रिपोर्टें संसद के समक्ष रखवाता है वो 3 प्रकार की रिपोर्ट रखवाता है। पहला, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंट, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, और तीसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट कैग द्वारा संसद के समक्ष राष्ट्रपति के माध्यम से रखी जाती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे किसके बारे में, कैग के बारे में। आइए कुछ और तथ्यों को भी देखें जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह का एक तथ्य है कि जो कुछ कॉरपोरेशन, हमने देखा कि कैग द्वारा क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। जितने भी संस्थान सरकार के अंतर्गत आते हैं उनका ऑडिट किया जाता है, या सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं उनका ऑडिट करता है। लेकिन इनमें से कुछ कॉरपोरेशन या कुछ कंपनियों का ऑडिट कैग सीधा स्वयं नहीं करता। वो क्या करता है, स्वयं नहीं करता है, और किसके माध्यम से करवाता है, प्राइवेट ऑडिटर्स के माध्यम से करवाता है। जबकि कुछ का सीधे ही कैग क्या करता है, ऑडिट करता है। सीधे जिनका ऑडिट करता है वो है ओएनजीसी और एयर इंडिया। इनका ऑडिट तो क्या करता है, कैग स्वयं करता है।
लेकिन कुछ सरकारी कंपनियों का ऑडिट कैग स्वयं नहीं करता, अपितु प्राइवेट ऑडिटर के माध्यम से करवाता है। और कुछ जो कॉरपोरेशन है उनका ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर द्वारा किया जाता है, कैग का उसमें रोल नहीं होता है। प्राइवेट ऑडिटर ये अपनी ऑडिट करके रिपोर्ट किसको देते हैं, संसद को देते हैं। तो जैसे LIC, RBI, FCI और SBI, इनकी जो ऑडिट है वो किसके द्वारा नहीं कराई जाती, कैग द्वारा नहीं कराई जाती। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। LIC, RBI, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी प्रकार SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि सरकार के नियंत्रण के अधीन ये संस्थाएं, लेकिन इनकी जो ऑडिट की जाती है वो प्राइवेट ऑडिटर्स द्वारा की जाती है और ये प्राइवेट ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट संसद को प्रदान करते हैं। अगले तथ्य की बात करें, पहले जो हमारे कैग थे हमारे देश के वो थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले के जो कैग थे भारत के वो कौन थे, वी नरहरि राव। वर्तमान में जो कैग हैं, वर्तमान में जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये थी कैग के बारे में कुछ स्पेशल बातें, कुछ स्पेशल फैक्ट्स जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैग के बारे में संपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो वहाँ से एक चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है और हमने देखा था कि कैग का प्रमुख कार्य क्या है, ऑडिट करना। अब ऑडिट की यदि परिभाषा हम देखें तो ऑडिट का तात्पर्य है खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद, यानी कोई पैसा जब खर्च कर दिया जाता है बाद उसकी जांच करना कि वो पैसा जो खर्च किया गया वो सही था या गलत। यानी कैग खर्चा होने के बाद कैग का रोल प्रारंभ होता है ऑडिट, ठीक है। खर्चा होने के बाद जो रोल प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है, ऑडिट। खर्चा हो गया वो सही था या गलत उसकी जांच करना क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। जिस मद में किया जाना था उसी मद में हुआ है, सही तरीके से हुआ है, गलत तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, ये सब जांच कब हो जाती करता है, ऑडिट के अंतर्गत कैग कब करता है, खर्चा हो चुकने के पश्चात। तो इस प्रकार से कैग की शक्तियों पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं, कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कैग का काम चालू होता है खर्चा होने के पहले। कोई भी मंत्रालय खर्चा होने से पहले कैग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खर्चा करने के लिए कैग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। खर्चा हो जाएगा उसके पश्चात ही कैग द्वारा क्या करता है, ऑडिट किया जाता है। तो खर्च से पूर्व कैग को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, इसीलिए इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के स्थान पर ऑडिटर जनरल ही कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कार्य तो क्या करता है, केवल ऑडिटर का करता है। और नाम क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये महालेखा परीक्षक के रूप में तो कार्य कर रहा है, सही है, महालेखा परीक्षक के रूप में तो कार्य करता है क्योंकि ये ऑडिट करता है। लेकिन कंट्रोलर के रूप में ये कहां कार्य कर रहा है, नियंत्रक के रूप में ये कार्य नहीं करता है। क्यों, क्योंकि खर्चा होने से पहले तो इसका कोई रोल ही नहीं है। पहले पैसा खर्च करने के लिए तो कैग से पूछा ही नहीं जाता है। इसी प्रकार जो कुछ गुप्त सेवाएं होती हैं सरकार की, उनकी ऑडिट भी कैग द्वारा नहीं की जाती, यानी वो खर्च कैग के नियंत्रण से क्या होता है, बाहर होता है। इसीलिए जो एप्लेबी एक विद्वान थे, उन एप्लेबी विद्वान ने कहा कि ऑडिट क्या है, एक नकारात्मक प्रक्रिया है। नकारात्मक प्रक्रिया मतलब खर्च होने के बाद उसमें क्या निकालना, कमियां निकालना। तो ये एक प्रकार की नेगेटिव प्रवृत्ति है। इसीलिए एप्लेबी ने तो ये तक कह दिया था कि कैग जैसी संस्था की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ऑडिट होने के बाद में, ठीक है, खर्च हो चुका उसके बाद में उस पर जांच पड़ताल करना एक नेगेटिव प्रकार की क्या है, प्रवृत्ति है। तो ये कैग के बारे में कुछ विशेष बातें थी, जो कुछ बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। कुछ बातों को लिखने की शक्ति संविधान द्वारा संसद को दी गई है। तो संसद ने नियम बनाकर, एक्ट बनाकर वो बातें लिख दी। और कुछ तथ्य कैग के बारे में हमने देखा। तो आशा है कि कैग के संदर्भ में जो आपकी समझ है वो काफ़ी अधिक बेहतर हुई होगी। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में अगली क्लास में एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।